बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से हैं? आर्किटेक्चर ऑफ सिलेक्टेड एपीएस, आप लोगों को याद होगा हम लोग चौथा हिस्सा शुरू किए हुए कोर्स का, और कोर्स तो आप लोगों को याद ही है, एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इस चौथे हिस्से पे जाने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में एक समरी, और मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था उसको हम लोग ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करें। इन द केमिकल इंडस्ट्री, फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ वन प्रोड्यूसर एक्ट एज इनपुट मटेरियल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर। केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोड्यूसर की जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो दूसरे प्रोड्यूसर के लिए एज एन इनपुट काम करती है। दैट इज द कस्टमर ऑफ द फर्स्ट प्रोड्यूसर। तो जो सेकेंड प्रोड्यूसर है वो पहले प्रोड्यूसर का कस्टमर होता है। द फॉलोइंग प्रोड्यूसर मे बी ऑल्सो अ केमिकल कंपनी, फर्दर रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग द इनपुट केमिकल्स। ये जो दूसरी वाली कंपनी है या जो दूसरा वाला प्रोड्यूसर है वो भी केमिकल कंपनी ही हो सकती है जो उसको फर्दर रिफाइन करे, या हो सकता है फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ लेकर जाए। और इट मे बी प्रोड्यूसर ऑफ सम अदर प्रोडक्ट्स, और ये प्रोड्यूसर हो सकता है कुछ दूसरी प्रोडक्ट्स का भी, सच एज टेक्सटाइल्स, फूड, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा, यूजिंग द इनपुट केमिकल्स एज इंग्रेडिएंट्स फॉर देयर फाइनल प्रोडक्ट्स, जो कि केमिकल्स को एज एन इनपुट इस्तेमाल करते हों इंग्रेडिएंट्स के तौर पर अपनी फाइनल प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल जो है, केमिकल इंडस्ट्री का केमिकल जो है वो एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है डिफरेंट और जो है वो चीज़ों के अंदर, और जाहिर है जो बंदा केमिकल बनाकर दे रहा है वो उसकी तो फाइनल प्रोडक्ट ही होगी, लेकिन जो उसको फिर इस्तेमाल कर रहा है अपनी इंडस्ट्री के अंदर उसकी ये एक इनपुट चीज़ होगी। इन द as is analysis phase, all relevant information regarding the supply chain is gathered. As is analysis phase के अंदर तमाम जो कि relevant information है supply chain से relevant उसको इकट्ठा किया जाता है। This information forms the foundation for the requirement analysis. तो ये जो as is analysis की information है ये foundation के तौर पे इस्तेमाल होती है requirement analysis के लिए। The selection of the appropriate strategic network design module supporting the requirements and the creation of a baseline model. और एक appropriate strategic network design का selection जो है ये support करता है इन requirements को और create करता है baseline model को। Out of the results of the as-is analysis and the scope and requirements of the project, the best suitable APS software can be chosen. एज इज एनालिसिस के जितने भी रिजल्ट्स हैं उनमें से और जो स्कोप और रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट की, उनमें से जो बेस्ट सूटेबल एपीएस सॉफ्टवेयर है इसको चूज किया जाता है। देयर इज अ ब्रॉड वैरायटी ऑफ टूल्स ऑन द मार्केट। एक बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है टूल्स की मार्केट के अंदर। मोस्ट ऑफ देम डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किए जाते हैं। एंड देयरफॉर हैविंग स्पेसिफिक डाटा रिक्वायरमेंट्स, चूंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन ये देते हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं, इसलिए स्पेसिफिक डाटा रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर होती है इनके लिए। द बेसलाइन मॉडल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज इज नेटवर्क इन द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। बेसलाइन मॉडल ये रिप्रेजेंटेशन है एज इज नेटवर्क की सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। इसको भी हमने काफी डिटेल में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। टू डेवलप द बेसलाइन मॉडल 3 steps are required as shown in figure 19.1. आप लोगों ने फिगर 19.1 में देखा होगा कि 3 डिफरेंट स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे एक बेसलाइन मॉडल को डेवलप करने के लिए। इन स्टेप 1 द मॉडल एजम्पशंस आर डेवलप्ड। स्टेप 1 के अंदर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मॉडल एजम्पशंस डिसाइड की थी। ऑफ कोर्स जब भी हम लोग को मॉडल क्रिएट करने जाते हैं उससे पहले ऑफ कोर्स हर मॉडल एक जो है वो जेनेरिक वे के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। हर मॉडल इज एप्लीकेबल इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो जो सर्कमस्टांसेस हैं स्पेसिफिक या स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं उनके लिए हमें बाकी तमाम जो उससे रेलेवेंट चीजें नहीं है उनको शुरू में एक्सक्लूड करना होता है, जिनको हम लोग एजम्पशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेप नंबर 1 जो है दैट इज रेलेवेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ एजम्पशंस। वन ऑफ द रीजंस for the implementation of a strategic network design module of an APS is the ability of quickly evaluate alternative scenarios. एक
और वजह स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करने की ये होती है कि हमें एपीएस सॉफ्टवेयर के अंदर इवेल्युएट करना होता है ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज का. The creation and evaluation of alternative scenarios is divided into 3 steps. ये भी 3 हिस्सों में तकसीम होती है. अब फिगर 19.2 आप लोगों को याद होगी, समराइज करती थी अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज. तो ये सारी बातें अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास के अंदर काफी डिटेल में एक केस पहले डिस्कस किया था, फिर उस केस के अंदर हम लोगों ने ये बातें डिस्कस की थी. उस केस के अंदर वी टॉक्ड अबाउट द फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन. ये मैं चाह रहा था कि एक दफा दोबारा हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करें ताकि आप लोगों के जहन में ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएं और हम फिर अपना आज का लेक्चर आगे लेकर चलें. द फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन कंसिस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स. ये फ्रेमवर्क जो था ये 4 डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर बेस करता है. सबसे पहला एज इज एनालिसिस, सेकेंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, थर्ड baseline model, and fourth alternative scenarios. As is analysis. In the as is analyze phase, all relevant information regarding the supply chain is gathered. As is analysis phase के अंदर जितनी भी relevant information होती है supply chain से relevant इसको इकट्ठा किया जाता है. This information forms the foundation of the requirements analysis. ये information रिक्वायरमेंट एनालिसिस की फाउंडेशन क्रिएट करती है. द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन मॉड्यूल सपोर्टिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड द क्रिएशन ऑफ अ बेसलाइन मॉडल. तो ये ऑफ कोर्स उसको क्रिएट करने में हेल्प आउट करती है. ड्यूरिंग द एज इज एनालाइज फेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड. एज इज एनालिसिस फेज के अंदर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उसका एनालिसिस किया जाता है. नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ द सप्लाई चेन. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर सप्लाई चेन के स्ट्रक्चर की, जिसमें प्रोडक्शन साइट्स, स्टॉकिंग लोकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, शिपिंग पॉइंट्स और सप्लायर्स शामिल हैं. सेकेंड इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स एंड मोड्स आर अवेलेबल. कस्टमर ग्रुप्स एंड प्रोडक्ट ग्रुप्स इज द third step. Changeable and unchangeable parts of the supply chain. तो supply chain के changeable और unchangeable parts. Then structure of transactional systems. Transactional systems के structures, जिसमें for example ERP system भी शामिल है. Based on the information collected for the analysis, the scope of the project had to be defined precisely. ये जो एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इसकी बेसिस पर प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन किया जाता है. इन दिस प्रोजेक्ट इट वाज डिसाइडेड टू इंक्लूड द शिपमेंट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्लांट, ओनली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. इस प्रोजेक्ट के अंदर जो केस हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये डिसाइड किया गया था कि इसमें शिपमेंट एरियाज प्रोडक्शन प्लांट के अंदर शामिल होंगे जो कि सिर्फ फिनिश गुड्स से रेलिवेंट हैं. द डीसीज, the shipment points and the customers into the scope, ये सारे भी इसके स्कोप में शामिल थे. From the analysis, requirements for the software selection have to be derived. Analysis के थ्रू requirements जो हैं software selection की ये derive की जाएंगी. For instance, in this project, the existence of non-linear cost functions for transportation costs was confirmed. इस प्रोजेक्ट में ये जो नॉन लीनियर कॉस्ट फंक्शन का एग्जिस्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए, इसको कंफर्म किया गया. फर्दर इट वाज डिटेक्टेड दैट इन सम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मटेरियल्स वर रीपैकेज्ड. इसके अलावा ये भी डिटेक्ट किया गया कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अंदर मटेरियल को पैक किया गया. फॉर इंस्टेंस बल्क मटेरियल वाज रीपैकेज्ड इनटू बैग्स. एक बहुत ज्यादा मटेरियल जो है उसको रीपैक किया गया बैग्स के अंदर. Thus, the software module used for strategic network design must be able to represent the transformation of one material number. इसलिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो कि स्ट्रेटेजिक नेटवर्क डिजाइन में इस्तेमाल हुआ, इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मटेरियल नंबर को. फॉर एग्जांपल बल्क मटेरियल इनटू अनदर मटेरियल नंबर, एक से दूसरे के अंदर. फॉर एग्जांपल बैग्स.
For this purpose, bills of materials data structures must be supported by the software module. इस पर्पस के लिए जो मटेरियल डाटा स्ट्रक्चर के बिल्स हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को. तो ये एक प्रिसाइज सा एक ओवरऑल इसका एक फ्रेमवर्क जो कि उस केस से रिलेवेंट था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब सॉफ्टवेयर सिलेक्शन कैसे थी इसमें? आउट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द एज इज एनालिसिस and the scope and requirements of the project, the best suitable APS software can be chosen. As is analysis के results में से और requirements और उसके scope में से जो project है, जो best suitable APS software है इसको choose किया गया. There is a broad variety of tools on the market. Market में एक बहुत बड़ी variety tools की मौजूद है. Most of them designed to solve specific problems. इनमें से कई जो हैं वो डिज़ाइन किए गए specific problems को solve करने के लिए and therefore having specific data requirements. और इसलिए इनकी specific data requirements भी थी. For an overview of strategic network design modules, when selecting the appropriate simulation tool, besides the results of the as-is situation, the following criteria should be considered. जब अप्रोप्रिएट सिमुलेशन टूल को सेलेक्ट किया जा रहा हो, रिजल्ट्स को साइड पे रखकर एज इज एनालिसिस के ये क्राइटेरिया इस्तेमाल होने चाहिए. नंबर 1, वन टाइम प्लानिंग वर्सेस रेगुलर प्लानिंग. क्या ये हमारे वन टाइम प्लानिंग है या हमारी ये रेगुलर प्लानिंग होगी? सिंगल पीरियड वर्सेस मल्टी पीरियड मॉडल्स. हम एक सिंगल पीरियड मॉडल ले रहे हैं या हम लोग मल्टी पीरियड मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं? ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ सिनेरियोज. हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या फिर मैनुअल कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं सिनेरियोज की? इन दिस केस स्टडी इट वाज डिसाइडेड टू रेगुलरली यूज द सॉफ्टवेयर टूल. इस केस स्टडी में यह डिसाइड किया गया कि रेगुलरली यूज किया जाएगा सॉफ्टवेयर टूल का टू अपडेट द मॉडल्स एंड टू असेस द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विच इज रेगुलर प्लानिंग. द प्लानिंग होराइजन इज 1 year. इसका जो प्लानिंग पीरियड था दैट वाज 1 year, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पीरियड, जिसमें सिर्फ एक सिंगल पीरियड शामिल था. एंड ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से एंड द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इट वाज ऑब्वियस दैट एन ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन वाज रिक्वायर्ड. ये जाहिर था कि एक ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है. Out of a short list of 3 strategic network design, 3 strategic network design की एक छोटी सी लिस्ट में से modules Prodeci SCO by Prologos was selected. The 2 main reasons for the selecting of Prodeci were number 1, कौन सी 2 reasons थी Prodeci को select करने की? Number 1, the features and the good optimization results of the network optimization algorithm of Prodeci. सबसे पहली रीजन इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट और इसकी जो नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम थे, these were best. Number 2, the ability of Prodeci to represent complex and detailed transportation cost structures. इसकी इस एबिलिटी की वजह से कि ये रिप्रेजेंट कर सकता है कॉम्प्लेक्स डिटेल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को. आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 25 है. इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 20th, डिमांड प्लानिंग ऑफ स्टाइरीन प्लास्टिक्स. ये एक केस स्टडी है, बोरिस रियूटर की है और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सप्लाई चेन के हवाले से इसके ऊपर बात होगी. आज का जो लेक्चर है उसका लेआउट कुछ ऐसे है कि विल स्टार्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस स्टडी. ऑफ कोर्स एज यूजुअल हम लोग केस स्टडी को डिफाइन करेंगे, फिर विल टॉक अबाउट प्रोडक्ट, कस्टमर्स और इसके टाइम स्ट्रक्चर्स को. देन विल टॉक अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ द प्लानिंग सिस्टम. फिर हम बात करेंगे मॉडल बिल्डिंग विद सैप एपीओ डिमांड प्लानिंग. फिर हम बात करेंगे द 2 डिजाइन एरियाज ऑफ द डिमांड प्लानिंग. फिर हम बात करेंगे इन्फो प्रोवाइडर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की फिगर्स के ऊपर. फिर हम बात करेंगे मास्टर प्लानिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर. देन विल टॉक अबाउट प्लानिंग एरिया, प्लानिंग बुक एंड डेटा व्यू. फिर बात करेंगे द डिमांड प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर.
Okay, as far as description of the case study is concerned, this case study is about a project at one of the world's leading chemical companies. ये केस स्टडी एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में है जो कि दुनिया की लीडिंग कंपनीज में से एक कंपनी है. Here we focus on the demand planning of styrene plastics in the European plastics division. यहाँ पे जो हम लोग फोकस कर रहे हैं वो हम लोग डिमांड प्लानिंग को कर रहे हैं स्टाइरीन प्लास्टिक्स की यूरोपियन प्लास्टिक्स डिवीजन्स में से. स्टाइरीन प्लास्टिक्स आर ऑल पर्पस प्लास्टिक्स and can be found in a multitude of different customer products. स्टाइरीन प्लास्टिक्स जो हैं ये ऑल पर्पस प्लास्टिक्स हैं जिनको ढूंढा जा सकता है मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में से, such as CD DVD cases, packaging, computer cases, monitors और printers. इनमें से ऑफ कोर्स किसी के लिए भी. द मेन सेक्टर्स फॉर द प्रोडक्ट्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस. इसके जो मेन सेक्टर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड कंप्यूटर, पैकेजिंग एंड फिल्म है और मेडिकल टेक्नोलॉजी है. प्रोडक्ट, कस्टमर्स और इसके जो टाइम स्ट्रक्चर्स हैं अगर आप देखें तो टाइम स्ट्रक्चर इसका ईयर से मंथ की तरफ मूव कर रहा है. एज फार एज कस्टमर स्ट्रक्चर इज कंसर्न तो सबसे पहले बिजनेस यूनिट है जो कि रिपोर्टिंग रीजन के अंदर शिफ्ट करता है, रिपोर्टिंग रीजन से प्लानिंग रीजन या फिर की अकाउंट और फिर ये कस्टमर तक चीज पहुंचती है. अगर हम लोग प्रोडक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले बिजनेस यूनिट वो प्रोडक्ट फैमिली के अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट फैमिली से प्रोडक्ट ग्रुप बनता है, प्रोडक्ट ग्रुप से प्रोडक्ट बनती है और फिर उसके बाद स्टॉक कीपिंग यूनिट के अंदर तशरीफ ले आती है. इन अदर वर्ड्स प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से हम लोग कस्टमर स्ट्रक्चर और कस्टमर स्ट्रक्चर से हम लोग टाइम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं. द मेन रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस स्टाइरीन प्लास्टिक्स इज मोनोस्टाइरीन. मेन रॉ मटेरियल जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए स्टाइरीन प्लास्टिक्स को ये मोनोस्टाइरीन है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द क्रूड ऑयल. ये क्रूड ऑयल में से निकलता है. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं क्रूड ऑयल का एक प्रोडक्ट जो कि मोनोस्टाइरीन है, दैट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ, नॉट वन ऑफ द, इवन द मेन रॉ मटेरियल ऑफ स्टाइरीन प्लास्टिक्स. The polymerization of monostyrene leads to high impact or general purpose polystyrenes, so-called product families, depending on whether further additives such as rubber are used. ये जो मोनोस्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन है ये हाई इम्पैक्ट, ये जनरल पर्पस पॉलीस्टाइरीन्स को लीड करती है, सो कॉल्ड जिसे प्रोडक्ट फैमिलीज भी बोलते हैं, जो डिपेंड करती है वेदर फर्दर एडिटिव्स सच एज रबर आर यूज्ड. द assortment is made up of approximately 500 products. ये assortment जो है ये बनी होती है कम से कम approximately 500 प्रोडक्ट्स की. फ्रॉम commodities to specialists, कमोडिटी से स्पेशलिस्ट तक, इंक्लूडिंग कलर्ड और फायर रेजिस्टेंट ग्रेन्यूलेट्स, जिसमें कलर्ड या फिर फायर रेजिस्टेंट ग्रेन्यूलेट्स शामिल हैं. द प्रोडक्ट्स आर रैप्ड इन डिफरेंट पैकेजिंग लीडिंग टू अ टोटल ऑफ 1500 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स. प्रोडक्ट्स जो हैं ये रैप होती हैं मुख्तलिफ पैकेजिंग लीडिंग के अंदर जो कि लीड करती हैं, पैकेजिंग के अंदर जो कि लीड करती हैं टोटल 1500 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को. From the logistic point of view, the products can be combined into approximately 50 product groups. Logistic point of view से products को combine किया जा सकता है approximately 50 product groups के अंदर. अभी हम लोग डाटा डिस्क्रिप्शन ही देख रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने रॉ मटेरियल की बात की. ये जो रॉ मटेरियल है दिस इज मोनोस्टाइरीन, जो कि एक मेन रॉ मटेरियल है इसका, और ये निकलता कहाँ से? क्रूड ऑयल में से. अब ये कैसे एक हाई इम्पैक्ट जनरल पर्पस पॉलीस्टाइरीन है जो कि प्रोडक्ट फैमिलीज है.
हम कोई असॉर्टमेंट जो है वो 500 प्रोडक्ट्स से मिलके बनती है, और लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोडक्ट्स जो हैं कम से कम 50 प्रोडक्ट ग्रुप्स के अंदर ऐड हो सकती हैं. इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर इज एट द एक्सपेंस ऑफ competitors and easily leads to price reductions and thus to decreasing margins. ये जो increasing market share है ये competitors के expense के ऊपर होता है, और ये easily lead कर सकता है price reduction के अंदर और margins को decrease करता है. In other words, जब हम लोग market share increase करता है या market share के अंदर मजीद competitors शामिल होते हैं तो अल्टीमेटली इसका फायदा कंज्यूमर को होता है. कंपेटिटर्स के ऐड होने से प्राइसेस डिक्रीज करती हैं, और जो सप्लायर्स हैं उनका ऑफ कोर्स जो मार्जिन है वो भी डिक्रीज करना शुरू होता है, बिकॉज यू हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस नाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड बाय डिक्रीजिंग कॉस्ट्स. मार्केट सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स सिर्फ लिए जा सकते हैं अगर आप कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं. प्रिसाइज फोरकास्ट आर नीडेड टू अचीव एडिक्वेट इन्वेंटरीज एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन रेट्स थ्रू आउट द सप्लाई चेन. प्रिसाइज फोरकास्ट की जरूरत होती है. प्रिसाइज फोरकास्ट मीन्स ज्यादा स्पेसिफिक किस्म की फोरकास्ट की जरूरत होती है ताकि एक एडिक्वेट इन्वेंटरीज और बैलेंस यूटिलाइजेशन रेट को हासिल किया जा सके पूरे सप्लाई चेन के अंदर. The main aims of this project have been to increase forecast accuracy. Main aim जो है इस प्रोजेक्ट का वो forecast accuracy को increase करना है. Of course, अगर आपकी forecasting अच्छी होगी तो you can of course forecast the future, और आप लोग उसके लिए बेहतर planning भी कर सकते हो. And responsiveness by the effective use of all information in the system. और इसकी responsiveness इसके इफेक्टिव यूज की वजह से तमाम इंफॉर्मेशन जो सिस्टम में मौजूद है. एंड टू सिक्योर द मार्केट शेयर एंड गेन अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ताकि मार्केट शेयर को भी सिक्योर किया जा सके और एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंश्योर किया जाए. इन अदर वर्ड्स, मार्केट शेयर में जब मजीद कंपेटिटर्स शामिल होते हैं तो आपको जो मार्जिन है वो डिक्रीज करना पड़ता है. अब इस मार्जिन को डिक्रीज करके ऑफ कोर्स आप किस तरीके से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसका मतलब है आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा. तो कॉस्ट रिड्यूस करने के देयर आर मल्टीपल मेथड्स पूरी सप्लाई चेन के अंदर जिनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें फिर एक प्रीसाइज फोरकास्ट की जरूरत होती है ताकि हम लोग उसके साथ आज के हालात को कंपेयर करके वी कैन फोरकास्ट द फ्यूचर और हम लोग हाई प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर सकें. बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. So the architecture of the planning system, अभी तक जो हम बात कर रहे थे that was with respect to the description. Planning system का architecture क्या है? Demand planning using SAP APO demand planning. It is number 1, mid-term production planning using SAP APO supply network planning SNP. Short-term production planning using SAP APO production planning, and detailed scheduling of PP by DS, the additional optimization functionality of an IBM, iLog and cartridge. So इस स्लाइड पे हम लोगों ने बात की इसके आर्किटेक्चर की, प्लानिंग सिस्टम के. तो अगर आप लोग देखिए ये आप लोगों को ओवरऑल जो फ्लो चार्ट है ये तो आप लोगों का बहुत जाना पहचाना हुआ है, जिसके अंदर हम लोग ऑफ कोर्स प्लानिंग और बाकी तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं. तो इस नेटवर्क में अगर आप देखें तो प्रोक्योरमेंट लीड कर रही है प्रोडक्शन को. प्रोक्योरमेंट मींस जब आप लोग चीज़ों को परचेज करते हैं रॉ मटेरियल को, तो रॉ मटेरियल शिफ्ट होता है किसके अंदर? फिनिश गुड के अंदर. फिनिश गुड फिर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करती है. हम डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल करने के लिए, और फिर उसके बाद फाइनली सेल होती है. तो मिड टर्म और शॉर्ट टर्म दो पीरियड्स हैं. मिड टर्म में अगर आप देखें तो देयर इज सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग, और डिमांड प्लानिंग से ये सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग जो है ये 12 महीने का फोरकास्ट जो है इनके पास आता है. सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग शॉर्ट टर्म में अगर हम आए तो R3 प्रोक्योरमेंट की तरफ मूव करता है, जिसमें रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट शामिल है. सप्लाई नेटवर्क प्लानिंग 3 मंथली बकेट क्वांटिटीज की सूरत में मूव करता है PP ओवर DS या प्लस iLog कार्ट्रिज में.
जो कि शिफ्ट करता है न्यू मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की तरफ। यहां से पीपीडीएस से हम लोग स्टॉक डिमांड प्लानिंग की तरफ भी मूव कराते हैं, जो कि वहां से एलोकेशन होती है जीएटीएफ के अंदर। सो डिमांड फुलफिलमेंट यूजिंग सैप एपीओ global available to promise global ATP and procurement planning using SAP R3. In the demand planning module, planned sales quantities demands are collected from customers. Demand planning module के अंदर जो planned sales quantities हैं या जो demands हैं ये customer से collect की जाती हैं। For example, collaborative forecasting, मिलजुल कर forecast करना, forecasted by experienced planners से forecasting कराना, और calculated by statistical models, और इसकी calculation statistical models के through. The demand planning process consists of several dependent planning steps. जो demand planning process है ये कई dependent planning steps के ऊपर base करता है with different time horizons, मुख्तलिफ टाइम होराइजन्स में, एंड एग्रीगेशन लेवल्स। सो द मॉडल बिल्डिंग विद सैप एपीओ डिमांड प्लानिंग। मॉडलिंग विद सैप एपीओ डिमांड प्लानिंग टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट डिजाइन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, जो कि फिगर 20.3 आगे आएगी, हिस्टोरिकल डेटा आर प्रोवाइडेड बाय द सैप्स बिजनेस वेयरहाउस। ऑफ कोर्स जब भी हम लोग फोरकास्ट करते हैं, कोई सिस्टम अप्लाई करना हो, तो पहले हम लोग को हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होता है। तो हिस्टोरिकल डाटा कहाँ से मिलेगा? इट वुड बी फ्रॉम द बिजनेस वेयरहाउस। देन द प्लानिंग एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन द लाइव कैशे, और जो प्लानिंग एनवायरनमेंट है ये लाइव कैशे की बेसिस के ऊपर प्लान किया जाता है। इफ यू जस्ट सी द टू डिजाइन एरियाज ऑफ द डिमांड प्लानिंग, यहां से आपका R3 है, फाइल है, और BW है जो कि फंक्शनैलिटी विद इन APO है, एडमिनिस्ट्रेटर वर्क बेंच। ये यहां से शिफ्ट कर रहे हैं मॉडलिंग विद इन APO के अंदर, जहां पर मास्टर प्लानिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर मौजूद है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, एंड प्लानिंग एरियाज, की फिगर्स, प्लानिंग बुक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। So the two design areas of the demand planning are, the first step applies a typical data warehouse structure and uses the functionality of SAP's business warehouse. पहला स्टेप जो है अप्लाई होता है टिपिकल डाटा वेयरहाउस स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये इस्तेमाल करता है SAP की फंक्शनैलिटी को, SAP बिजनेस वेयरहाउस की फंक्शनैलिटी को। Thus it supports the extraction, इसलिए ये सपोर्ट करता है एक्सट्रैक्शन को, ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग को, ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग प्रोसेस टू गेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट डाटा सोर्सेस। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग प्रोसेस, ताकि डिफरेंट डाटा सोर्सेस से डाटा लिया जा सके, जिसको हम ETL भी बोलते हैं, एंड cleans and enrich them for further use, उसको साफ करते हैं, enrich करते हैं further इस्तेमाल के लिए। The data sources can be different transactional systems, मुख्तलिफ किस्म के transactional systems जो हैं, these can be data sources. For example, R3 systems of various affiliates, मिसाल के तौर पर R3 systems जो हैं मुख्तलिफ affiliates के, other data warehouses, databases or even flat files, ये databases या फिर flat files भी। The structure of a data warehouse allows reporting large data sets along different dimensions on different aggregation levels. ये जो data warehouse का structure है ये allow करता है एक बहुत बड़े डाटा सेट को रिपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ डायमेंशंस के साथ मुख्तलिफ एग्रीगेशन लेवल्स के ऊपर भी, मंथ और ईयर, स्टॉक कीपिंग यूनिट और प्रोडक्ट फैमिली, कस्टमर और रीजन, एटसेट्रा। सो ऑल्सो सिलेक्शन ऑफ डेटा एंड समेशंस अलोंग हायरार्कीज आर परफॉर्म्ड वेरी एफिशिएंटली। इसलिए सिलेक्शन ऑफ डाटा और इसकी जो समेशंस हैं मुख्तलिफ हायरार्कीज के साथ इनको परफॉर्म किया जा सकता है बड़ा ही एफिशिएंटली। देन
info providers, characteristics and key figures. The data model of a data warehouse is often represented by a star scheme. ये जो डाटा मॉडल है डाटा वेयरहाउस का, ये हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्टार स्कीम के तौर पर, जैसे कि फिगर 20.4 के अंदर बताया भी गया, where the data values are stored in one fact table containing all data sets. जहां पर आपकी का जो डाटा टेबल है, तमाम डाटा वैल्यूज को स्टोर किया जाता है डाटा टेबल, फैक्ट टेबल के अंदर, जिसमें तमाम डाटा सेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. The characteristic information, the characteristics are grouped in dimensions. ये जो मुख्तलिफ characteristics हैं इनको dimensions के अंदर ग्रुप किया जाता है. And might have several hierarchies, और इनकी मुख्तलिफ हायरार्कीज भी हो सकती है, मतलब एक बड़ा डाटा है, फिर एक छोटा डाटा है, फिर उसके बाद एक सब डाटा है, फिर एक सब डाटा है. The characteristics are grouped in dimensions. Characteristics को dimensions के अंदर ग्रुप किया जाता है. And might have several hierarchies. The characteristic combinations span a multi-dimensional data space. और ये जो characteristic हैं, characteristic combinations जो हैं, ये multi-dimensional data space पे बेस करते हैं. The so-called info provider, जिसको हम लोग info provider बोलते हैं. The key figures are the quantities assigned to a dedicated characteristic combination. यहाँ पे जो key figures हैं, ये quantities होती हैं जो कि assign की जाती हैं एक dedicated characteristic combination के साथ, such as actual sales, जिसमें actual sales शामिल हैं, open orders, सेल्स बजट और फोरकास्ट क्वांटिटी, जिसमें एक्चुअल सेल्स शामिल हैं, ओपन ऑर्डर्स शामिल हैं, सेल बजट शामिल हैं या फिर फोरकास्ट क्वांटिटी शामिल है. द इंटरैक्टिव वे टू एनालाइज द डाटा इज कॉल्ड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. ये जो इंटरैक्टिव वे है डाटा को एनालाइज करने का, इसको हम लोग ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, OLAP. It has the following functionalities. इसकी कुछ ये functionalities हैं. Number 1, slice and dice. Get a subset of data. Slice and dice, एक आप subset of data लें. For example, show the sales history of the region Germany. Germany के region की sales history बताएं, show करें. Drill down. Get more detailed information from one hierarchy or dimension. ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लें एक हायरार्की या फिर डायमेंशन से. फॉर एग्जांपल, शो द सेल्स हिस्ट्री ऑफ ऑल कस्टमर्स इन द सिलेक्टेड रीजन. सेल्स हिस्ट्री शो करें तमाम कस्टमर्स की सिलेक्टेड रीजन्स के अंदर. रोटेट. चेंज द ग्रैनुलैरिटी ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स. दो कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रैनुलैरिटी को चेंज करें. फॉर एग्जांपल, from showing the sales history of all products, तमाम products की sales history को show करते हुए. अगर आप लोग ये यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले info cube है जिसके दो जो है वो quadrants हैं, 1C, T and P. Then there is a star scheme, एक पूरी pyramid है जो कि of course multiple tables के साथ linked है. सबसे पहले इसका प्रोड्यूसर नंबर है, फिर ATTR नंबर है जिसमें प्लानर शामिल है. प्लानर कौन है? स्मिथ. CPT जिसमें सेल्स फोरकास्टेड हैं, ऑर्डर्स हैं, बजट्स हैं, फिर उसके बाद फोरकास्ट हैं. पहली अगर आप देखिए तो फैक्ट टेबल के अंदर 250 सेल है 500 ऑर्डर्स के लिए, और 900 इसका बजट है और इसकी फोरकास्ट है 750. इसी तरह 50 सेल है, फिर 300 ऑर्डर्स हैं, 500 बजट है और 750 इसका फोरकास्ट. ये टाइम इसका जो है मंथली बेसिस भी है और ईयर भी है, मतलब 5वें महीने 2003 के लिए, और कंट्री जो है वो DE. सो रोटेट. चेंज द ग्रेनुलैरिटी ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स. दो कैरेक्टरिस्टिक्स की ग्रेनुलैरिटी को चेंज करना. For example, from showing the sales history of all products of the region Germany to showing to which region. From showing the sales history of all products of the region,
तमाम प्रोडक्ट्स ऑफ द रीजन की सेल्स हिस्ट्री देखने के बाद, जो कि जर्मनी है, से लेकर टू द रीजन तक प्रोडक्ट एक्स इज सोल्ड, इसको हम लोग बेचते हैं, कहां से कहां तक। ड्यू टू दीज फंक्शनैलिटीज दिस स्ट्रक्चर इज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर फ्लेक्सिबल डिमांड प्लानिंग प्रोसेस। इन फंक्शनैलिटीज की वजह से ये स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट है फ्लेक्सिबल डिमांड प्लानिंग पर्पसेस के लिए। While a data warehouse supports reporting, जबकि डाटा वेयरहाउस जो है ये रिपोर्टिंग को सपोर्ट करता है। Retrieving data, the input of new planning data, डाटा को रिट्रीव करना जिसमें इनपुट है नए प्लानिंग डाटा के शामिल होने की, is done in the second design step, ये क्या रहता है दूसरे डिजाइन स्टेप के ऊपर। SAP provides several planning environments for demand planning outside the transactional system. SAP प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ प्लानिंग एनवायरमेंट्स को डिमांड प्लानिंग की आउटसाइड द ट्रांजैक्शनल सिस्टम के। नंबर 1, क्वांटिटी बेस्ड प्लान्स, जिसमें SAP APO डिमांड प्लानिंग शामिल है। कॉस्ट, रेवेन्यू और क्वांटिटी बेस्ड प्लान्स SAP BPC, जिसमें कॉस्ट, रेवेन्यू और क्वांटिटी बेस्ड प्लान्स शामिल हैं। इसका मतलब है कॉस्ट की बेसिस पर भी, रेवेन्यू की बेसिस पर भी और क्वांटिटी की बेसिस पर भी प्लान किए जाते हैं। कंबाइंड क्वांटिटी एंड वैल्यू बेस्ड अप्रोच, कंबाइंड क्वांटिटी और वैल्यू बेस्ड अप्रोच अगर देखें, सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग पार्ट बाय SAP HANA। इन दिस केस स्टडी द फोकस इज ऑन SAP APO डिमांड प्लानिंग। इस केस स्टडी के अंदर फोकस SAP APO डिमांड प्लानिंग के ऊपर है। The process starts based on the structures of historical data. ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हिस्टोरिकल डाटा के स्ट्रक्चर की बेसिस पर, एंड डिस्क्राइब्स द सेल्स हिस्ट्री, और सेल्स हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। यूजुअली डिमांड प्लानिंग इज डन ऑन क्वांटिटीज ऑफ सेवरल मटीरियल्स। अमूमी तौर पर डिमांड प्लानिंग की जाती है मुख्तलिफ मटीरियल्स की क्वांटिटीज पर। सोल्ड टू सेवरल कस्टमर्स, जो कि बेची जाती है कई कस्टमर्स को इन डेडिकेटेड पीरियड्स। डेडिकेटेड पीरियड्स में, डेडिकेटेड पीरियड्स मींस जो कि स्पेसिफिक पीरियड्स आर ऑलरेडी अनाउंस कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट अ मोर एग्रीगेट लेवल। एक ज्यादा एग्रीगेट लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है। While short term planning is performed at a more detailed level, जबकि short term planning जो है ये ज्यादा detailed way के अंदर की जाती है। Master planning object structure. Each characteristic to be planned on, for example, region, customer, product group, product, business unit. हर characteristic को plan होना चाहिए रीजन पर, कस्टमर पर, प्रोडक्ट ग्रुप को, प्रोडक्ट पर या बिजनेस यूनिट पर। नीड्स टू बी इंक्लूडेड इनटू द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, द सो कॉल्ड मास्टर प्लानिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। इन तमाम चीज़ों को इसमें शामिल होना चाहिए ताकि जो मास्टर प्लानिंग बजट स्ट्रक्चर है उसको अप्रोप्रिएटली कैरेक्टराइज भी किया जा सके। अदर्स विच आर ओनली फॉर रिपोर्टिंग और सिलेक्शन पर्पजेज, इसके अलावा जो कि सिर्फ रिपोर्टिंग या सिलेक्शन पर्पजेस के लिए होते हैं, कैन बी पुट इनटू हायरार्कीज, इनको हायरार्कीज के अंदर डाला जा सकता है। और नेविगेशन एट्रीब्यूट्स, या फिर नेविगेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर द प्लानर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट। प्लानर जो है ये एक एट्रीब्यूट है कैरेक्टरिस्टिक्स का किसी भी प्रोडक्ट के। इफ द ग्रेनुलैरिटी लेवल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफाइंड, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्रेनुलैरिटी लेवल को डिफाइन किया जाए, इट इज अ फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्बिनेशंस कैन बी डन। तो एक पहला एस्टिमेट मुख्तलिफ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन का किया जा सकता है। सो द प्लानिंग एरियाज एज मेंशन्ड अबव, द की फिगर्स कंटेन द क्वांटिटीज ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन। जैसे पहले हमने मेंशन भी किया कि जो की फिगर्स हैं ये क्वांटिटीज अपने अंदर रखती हैं कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशंस की। द स्ट्रक्चर ऑफ SAP APOs
Demand planning allows for the creation of several bundles of key figures. ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सैप एपीओ है डिमांड प्लानिंग का, ये अलाउ करता है मुख्तलिफ बंडल्स ऑफ की फिगर्स को क्रिएट करने के लिए. द सो कॉल्ड प्लानिंग एरियाज दैट कैन बी असाइंड टू वन मास्टर प्लानिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर. कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशंस. SAP APO demand planning distinguishes 3 types of key figures. ये जो SAP APO demand planning है, ये 3 किस्म के जो की फिगर्स हैं उनको डिस्टिंग्विश करता है. नंबर 1, persistent key figures. Actual data with the origin of the data warehouse. ये एक्चुअल डाटा है जो कि डाटा वेयरहाउस के ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है. दैट शुड नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं होना चाहिए. नंबर 2, प्लानिंग की फिगर्स. पहली परसिस्टेंट की फिगर्स हैं, मतलब उनको सेम रहना चाहिए. सेकंड, प्लानिंग की फिगर्स. ओपन की फिगर्स टू एंटर और मैनिपुलेट डाटा बाय द प्लानर. ये ओपन की फिगर्स हैं जिनको प्लानर मैनिपुलेट भी कर सकता है. डाटा इज सेव टू द लाइव कैशे. इसमें डाटा लाइव कैशे के अंदर सेव किया जाता है. देन टेम्परेरली क्रिएटेड की फिगर्स. फिर टेम्परेरली क्रिएटेड की फिगर्स हैं. The key figures that are used for intermediate calculations and are not save. ये वो फिगर्स हैं जिनको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और इनको सेव नहीं किया जाता. तो 3 किस्म की फिगर्स हुई. एक परसिस्टेंट जो कि सेम रहती हैं, प्लानिंग जो कि प्लानर के हाथ में होती हैं, टेम्परेरली जिनको सेव नहीं किया जाता. Equally distributed. The quantity is distributed equally by the number of selected characteristic combinations. ये जो क्वांटिटी है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वल नंबर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशंस के. प्रो राटा. द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द पोर्शन ऑफ द की फिगर फॉर अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशंस रिलेटिव टू द टोटल ऑफ द की फिगर. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है इसको कैलकुलेट किया जाता है एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन के जो कि की फिगर के साथ है, उसके की फिगर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर, बेस्ड ऑन अ की फिगर. द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फॉर द मॉडिफाइड की फिगर इज कैलकुलेटेड बाय द पोर्शन ऑफ अनदर रेफरेंस की फिगर फॉर अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन रिलेटिव टू द टोटल ऑफ रेफरेंस की फिगर्स. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है जिसको मॉडिफाई किया जाता है की फिगर से, जो कि कैलकुलेट होती है पोर्शन ऑफ एन अदर रेफरेंस की फिगर, किसी और की फिगर के रेफरेंस से एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन के लिए जो कि रिलेटिव है रेफरेंस की फिगर के साथ. तो अगर आप यहां पर देखिए इसमें तीनों चीजें आर गिवन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फिर प्रो राटा है और फिर ऑन अ की फिगर बेसिस है. अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड को देखें तो देयर इज रीजन 1 FCST 1200, FCST 200, 400 और 600 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. कस्टमर 1, कस्टमर 2 एंड कस्टमर 3. इसी तरह रीजन 1 जिसमें 900 है तो 900 फिर 300, 300, 300 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं 1/3 की बेसिस पर. अगर प्रो राटा बेसिस देखिए तो अगर 1200 है तो पहले को 1/6, दूसरे को 1/3 और फिर तीसरे को 1/2, मतलब 200, 400 और 600. इसी तरह अगर हम यहां पर देखें तो ये प्रो राटा की बेसिस पर सेम कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है. ऑन अ की फिगर बेसिस पर 1000 का अगर सेल है तो 2/5 और फिर उसके बाद 1/5 कस्टमर 1, 2 और 3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है. सेम कॉम्बिनेशन रखा जाता है दूसरे रीजन में भी. प्लानिंग बुक्स एंड डेटा व्यूज. The access to the key figures is managed by planning books and their data views. ये जो एक्सेस है की फिगर्स की ये मैनेज की जाती है प्लानिंग बुक्स के थ्रू और उनके डाटा व्यूज के थ्रू. Here data like actual sales और forecast can be shown, checked and changed. यहाँ पर डाटा जैसे एक्चुअल सेल है, फोरकास्ट हैं, इनको शो किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है और तब्दील भी किया जा सकता है. They are the planning front end to the planner. ये प्लानिंग फ्रंट एंड होता है प्लानर के लिए. The planning book is a container providing the planning functionality. प्लानिंग बुक जो है ये कंटेनर है जो कि प्लानिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल
forecasting the subset of characteristics of the master planning object structure shown to the planner for selection। मिसाल के तौर पर जो forecasting है the subset of characteristics of the master planning object structure जो कि planner को शो की जाती है for the selection। A subset of key figures of the planning area, key figure of planning areas का subset और the temporarily created key figures और जो आर्जी तौर पर key figures create की जाती हैं। Based on these objects, इन objects की basis पर a data view additionally defines the time horizons of past and future and the layout and format of the key figures। Data व्यू जो है इन ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पर डेटा व्यू एडिशनली डिफाइन करता है की फिगर्स को, टाइम होराइजन्स को पास्ट और फ्यूचर के, इसके लेआउट को, की फिगर्स के फॉर्मेट को, सीक्वेंस ऑफ की फिगर्स को, बैकग्राउंड कलर को, नंबर ऑफ डेसिमल्स को, एटसेट्रा। एडिशनल फंक्शनैलिटीज हेल्प द प्लानर टू क्रिएट द फोरकास्ट और टू अंडरस्टैंड द डेटा। जो एडिशनल फंक्शनैलिटीज है ये मदद करती हैं प्लानर को फोरकास्ट करने के लिए, फोरकास्ट क्रिएट करने के लिए और डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। फोरकास्ट मेथड्स। SAP APO demand planning provides univariate and multivariate forecast methods and the combination of the two। तो ये SAP APO जो है ये यूनिवेरिएट या फिर मल्टीवेरिएट या इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हुए फोरकास्टिंग करती है। आपको पता ही है अगर ये यूनिवेरिएट या मल्टीवेरिएट हो तो इसका मतलब है हम सहारा ले रहे होते हैं कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस का। मतलब डायरेक्टली चीज़ों को मेजर करना जब मुश्किल हो जाए तो हम कुछ प्रॉक्सीज आइडेंटिफाई करते हैं और हम उनको रिलेट करते हैं उस चीज़ के साथ जिसको हम फोरकास्ट करना चाह रहे हो कि अगर इनका रिलेशनशिप इस चीज़ के इतने बढ़ने से इस चीज़ में इतना चेंज आता है तो हम इस चीज़ को इतना बढ़ा दें तो इसका मतलब है दूसरी चीज़ भी इतनी बढ़ जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग मल्टीवेरिएट या यूनिवेरिएट एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। They can be configured in a forecast profile। इनको of course forecast profile के तहत configure किया जा सकता है। Here the type of model, for example constant, trend या chapter 7 में मजीद मौजूद थी जो हमने डिस्कस किया था। And the forecast methods, for example moving average, exponential smoothing, Winters method, multiple linear regression, etc. are also specified as the parameters of the method। इनको स्पेसिफाई किया जाता है इन मेथड्स के पैरामीटर्स के तौर पर। The basis of historical data and the number of periods to be estimated, ये सब भी इसके साथ लिंक किया जाता है। The demand planning process of the styrene plastics division, ये स्टीरीन प्लास्टिक डिवीजन का डिमांड प्लानिंग प्रोसेस कैसे चलता है। The goals of the demand planning in the styrene plastics division are, इसके goals क्या होते हैं। नंबर 1 influence of the market behavior, सबसे पहला market behavior का influence, using of sales departments knowledge of customers, ordering behavior, सेल डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, कस्टमर्स का नॉलेज और ऑर्डरिंग बिहेवियर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल सेल्स डिपार्टमेंट्स, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल सेल्स डिपार्टमेंट्स हैं इनका कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस, ये क्विकली रिएक्ट करने की एबिलिटी शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ, creation of a mid-range demand plan in order to calculate a production and procurement plan। ये जो मिड रेंज डिमांड प्लान की क्रिएशन है ताकि कैलकुलेट किया जा सके प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट प्लान को। द फॉलोइंग प्लान्स आर क्रिएटेड: सेल्स बजट, रोलिंग बिजनेस फोरकास्ट, मार्केटिंग प्लान, सेल्स प्लान, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स। अगर डिफरेंट डिमांड प्लान्स का ओवरव्यू देखना चाहें तो दिस इज अ सेल्स बजट। अगर आप देखें तो फॉलोइंग बिजनेस फोरकास्ट जो कि मंथली है, इसमें मार्केटिंग प्लान की मंथली फोरकास्ट है, फिर सेल्स प्लान की है और इसी तरह शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स की है। तो रिलीज डिमांड प्लान ये मंथली बेसिस के ऊपर जो कि रिलीज होता है। सेल्स बजट,
द सेल्स बजट इज नॉट अ बजट ऑफ द मंथली प्लानिंग साइकिल, मंथली प्लानिंग साइकिल का हिस्सा नहीं है. द एम ऑफ द सेल्स बजटिंग प्रोसेस इज टू negotiate the expected yearly quantities sold by a region or to a key account. ये जो सेल्स बजटिंग प्रोसेस का एम है ये होता है कि निगोशिएट किया जाए एक्सपेक्टेड ईयरली क्वांटिटीज जो कि सेल होती हैं एक रीजन से और इसके की अकाउंट से. द डेफिनेशन ऑफ द सेल्स बजट ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर ईयर टेक्स प्लेस once a year in October and remains valid for 12 months. ये जो सेल्स बजट की डेफिनेशन है ये फॉलोइंग कैलेंडर ईयर की ये होती है साल में एक दफ़ा अक्टूबर में और जो कि वैलिड रहती है 12 महीनों के लिए. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक कंपनी जिसका हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं. द रिजल्ट एग्रीड अपॉन इज ईयरली क्वांटिटीज एट द प्रोडक्ट ग्रुप एंड रीजनल लेवल. ये जो रिजल्ट्स एग्री होते हैं ये ईयरली क्वांटिटीज की बेसिस पर होते हैं एक प्रोडक्ट ग्रुप और रीजनल लेवल के ऊपर. द नेगोशिएटिंग पार्टनर्स आर द लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस यूनिट एंड द रिस्पॉन्सिबल रीजनल मैनेजर्स ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट. ये जो नेगोशिएटिंग पार्टनर्स हैं ये लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस यूनिट के और रिस्पॉन्सिबल होते हैं रीजनल मैनेजर्स को किसी भी सेल्स डिपार्टमेंट के. Then there is a rolling business forecast. In accordance to the midterm plans of the business unit के midterm plans के accordingly, the logistics department enters the aggregate business forecast. Logistic department enter होता है aggregate business forecast के अंदर of the business unit manually तौर पर. The definition or update of the business forecast for the next 12 months is performed each month. ये जो definition या updation है business forecast की अगले 12 महीने की ये perform की जाती है हर महीने. The so-called rolling business forecast. हर महीने अगर हो रही है तो this is rolling business forecast. The result is a highly aggregated plan for the complete business unit on a monthly basis. इसका रिजल्ट जो है दैट इज हाईली एग्रीगेटेड प्लान एक कंप्लीट बिजनेस यूनिट के लिए मंथली बेसिस पर. द प्लान इज नीडेड टू सपोर्ट 12 months प्रोडक्शन प्लानिंग विद सैप एपीओ एसएनपी. ये प्लान जो है इसकी जरूरत होती है सपोर्ट करने की 12 महीनों के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग को विद सैप एपीओ और एसएनपी. मार्केटिंग प्लान. The aim of the marketing plan is to influence prices in the oligopoly market by short-term adjustments of the expected sales quantities for the different product families. ये जो मार्केटिंग प्लान है इसका एम होता है कि इन्फ्लुएंस किया जाए प्राइसेस को एक ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जिसमें शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स हों एक्सपेक्टेड सेल्स क्वांटिटीज की डिफरेंट प्रोडक्ट फैमिलीज के साथ. द प्लान इज made up for 3 months on a monthly basis. प्लान 3 महीने के लिए बनाया जाता है मंथली बेसिस पर. Because of the global impact of the quantities sold to the market, ये जो क्वांटिटीज मार्केट में बेची जाती हैं इनके ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से a differentiation on regions और key accounts is not useful. ये regions की differentiation और key accounts की ये useful नहीं होती. Then there is sales plan. The sales plan is the central object of forecast collection. Sales plan central object है forecast collection का and input of the sales department और sales department की input. It contains the forecast quantities for the next 3 months on a monthly basis. इसमें forecast quantities शामिल होती हैं अगले 3 महीने की monthly basis पर for each stock keeping unit, हर stock keeping unit के लिए and each customer और हर customer के लिए. The planning complexity is reduced by an ABC classification of customers. ये जो planning complexity है इसको reduce किया जाता है ABC classification of customers के through and stock keeping units इनके through. Thus only the most important items and customers are planned manually. So सिर्फ जो बहुत ही important
कस्टमर्स हैं उन्हीं को मैनुअली प्लान किया जाता है. ऑल अदर्स आर फोरकास्टेड ऑटोमेटिकली, बाकी तमाम ऑटोमेटिकली फोरकास्ट हो जाते हैं. द फोरकास्ट प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड एज अ रिवाइज जजमेंटल फोरकास्ट. जो फोरकास्ट प्रोसेस है इसको क्लासिफाई किया जा सकता है रिवाइज जजमेंटल फोरकास्ट के तौर पर. द सेल्स प्लानर इज सपोर्टेड बाय द हिस्टोरिकल सेल्स क्वांटिटीज ऑफ द लास्ट 2 years. सेल्स प्लानर सपोर्टेड होता है हिस्टोरिकल सेल्स क्वांटिटीज के थ्रू पिछले 2 सालों की, एज वेल एज बाय फोरकास्ट कैलकुलेटेड विद अ सिंपल मूविंग एवरेज मेथड. इसके साथ साथ जो फोरकास्ट कैलकुलेट होती है सिंपल मूविंग एवरेज मेथड के थ्रू, whereby more than 6 months of historical sales quantities are averaged. जहां पर 6 महीनों से ज्यादा की जो हिस्टोरिकल सेल्स क्वांटिटीज हैं इनको एवरेज किया जाता है. Then short term adjustments and plan consolidation. Before the release of the demands to the finite capacity planning, various plans are consolidated and short term adjustments are made. ये जो फिनिट कैपेसिटी प्लानिंग की डिमांड है इसके रिलीज होने से पहले मुख्तलिफ कंसोलिडेटेड और शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट जो हैं ये की जाती हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स इज मैचिंग द मार्केटिंग प्लान विद द सेल्स प्लान. इन सब में से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जाता है, एडजस्टमेंट की जाती है, वो मार्केटिंग प्लान का सेल्स प्लान के साथ मैच करना है. Here the structure of the forecasted demand portions of the sales plan is combined with quantities of the marketing plan. यहां पर जो फोरकास्टेड डिमांड पोर्शन है सेल्स प्लान के, इनको कंबाइन किया जाता है मार्केटिंग प्लान की क्वांटिटीज के साथ. कॉन्सिक्वेंटली द टोटल क्वांटिटी शिप्ड टू द मार्केट शुड नॉट लीड टू एन अनवांटेड बिहेवियर. तो नतीजतन ये जो टोटल क्वांटिटी शिप की जाती है मार्केट को, इसको अनवांटेड बिहेवियर को लीड नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आर डिक्रीजिंग प्राइस और लॉस ऑफ मार्केट शेयर, जिसमें प्राइस डिक्रीज करे या मार्केट शेयर लॉस हो. Thus quantities might change but not portions. इसलिए क्वांटिटीज बेशक चेंज हो लेकिन पोर्शंस को चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये था आज का केस और इसकी आप लोगों को समझ भी आई होगी. The summary of today's lecture is the above demand planning application has been used since the beginning of 2002. 2002 के शुरू से ये काम हो रहा है. The planning process and the functionalities are highly accepted. Currently, there are about 70 users in different European countries working with this system. So the planners not only use the demand planning application, but also profit from the reporting functionality of the business warehouse. सिर्फ यूज ही नहीं करते, प्रॉफिट भी कमाते हैं. SAP's Business Explorer और Microsoft Excel front end on the business warehouse helps in analyzing forecast accuracy. ये मदद करता है इसको एनालाइज करने में. Printing formatted reports, checking master data, and supporting online analytical processing. तो ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया आज एक केस की फॉर्म के अंदर. उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा. तो इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं कि आप लोग अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखेंगे. बहुत ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफ़िज़.